ऐतिहासिक इलाका और उसकी अजीम शख्सियतें। आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हम एक ख़ास चीज़, एक ख़ास इलाके की जो बताने की कोशिश करेंगे। और ये जो इलाका है ये झुंझुनू ज़िले का जो खेतड़ी चिड़ावा बेल्ट का इलाका है, जहाँ के जो गांव हैं, और हम जिस गांव में बैठे हैं वो गिडानिया गांव है। इसके पास में झांझोत गांव है, बामणवास गांव है, अरड़ावता गांव है। ये एक ऐसा बेल्ट है जहाँ से निकल कर के काफ़ी लोग इंडियन आर्मी में भर्ती हुए हैं, कई लोग अफसर बने हैं और दूसरी सर्विसेज में गए हैं, 47 से आज़ादी से पहले और बाद में भी। और बड़ा दुर्भाग्य रहा है, बड़ी बदकिस्मती रही है मुल्क की कि 47 में जब मुल्क तकसीम हुआ तो हर चीज़ जाहिर सी बात तकसीम हुई, उसमें सरकारी कर्मचारी भी तकसीम हुए, फ़ौज भी तकसीम हुई। तो उस तकसीम का जो दर्द है वो भी ख़ास तौर से इस इलाके में है कि इस इलाके के लोग जब पाकिस्तान आर्मी की तरफ उधर गए तो वहाँ वो बड़े बड़े ऊंचे ओहदों पे तो पहुँचे हैं, लेकिन वो दर्द बंटवारे का, वो रिश्तों का दूर होना, बॉर्डर खींचना, वो दर्द भी इस धरती पे ख़ास तौर से है, क्योंकि वहाँ के लोग और यहाँ के लोग जो यहाँ से गए थे बड़े ऊंचे ओहदों पे पहुँचे, लोगों के मेल मिलाप भी रहे हैं, लेकिन वो दर्द आज भी 80 साल बाद है लोगों के दिलों में। और उसी ज़माने के यानी 47 से पहले के और जो शख्सियत हमारे पास जिनके यहाँ हम बैठे हैं, अजीज़ साहब जो इस गांव के गिडानिया ग्राम पंचायत के सरपंच भी रहे हैं और 100 ईद 100 बसंत देख चुके हैं, 100 साल से ऊपर हो चुके हैं। ये अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह इनको और तंदुरुस्त रखे। और एक पूरी एक हिस्ट्री है ये खुद भी, क्योंकि आज भी इनको सारी बातें याद हैं। ये खुद आर्मी से रहे हैं, इस सरपंच रहे हैं यहाँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस ज़माने के मैट्रिक हैं, शायद आज के जो 80-90 साल पहले के जो लोग हैं उसमें मैट्रिक मिलना बहुत कम है, और वो आज मौजूद हों, ये एक बड़ी खुशी की बात है। और काफ़ी चीज़ें इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और अजीज़ साहब के साथ में अजीज़ साहब के दामाद हैं कर्नल शौकत साहब। वो ज़्यादा कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, राजस्थान कायम खानी महासभा के संयोजक हैं और आर्मी से रिटायर होने के बाद जो बिट्स एजुकेशन ट्रस्ट है, बिरला एजुकेशन ट्रस्ट, उसके अंदर अच्छे ओहदे पे रहे हैं। और इनके जो साहबजादे हैं डॉक्टर नबील, वो भी आर्मी में कर्नल रहे हैं। तो ये एक पूरा एक फैमिली का जो बैकग्राउंड भी मैंने हल्का सा आपको बताया। इधर हमारे उमेद साहब हैं जो अजीज़ साहब के लड़के हैं, तो लियाकत साहब पीछे शौकत साहब के भाई हैं। तो ये दोनों से हम कई चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे आर्मी से मुताल्लिक, ख़ास तौर से नई जनरेशन को गाइडलाइन देने के लिए कर्नल शौकत साहब से, और हिस्ट्री जो इस इलाके की और वो कल्चर और वो जो तकसीम का दर्द है वो चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे हम अजीज़ साहब से। तो सबसे पहले तो अजीज़ साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि मेरी बहुत तमन्ना थी और मैंने कर्नल साहब से भी कई बार आप जयपुर गए कि अजीज़ साहब का तो एक चीज़ हो, ताकि एक याददाश्त चीज़ हो जाए कि लोग देखें कि आज 70-80 साल पुरानी चीज़ें क्या थी, क्या ताल्लुक़ थे लोगों के। लेकिन जयपुर गए तब कर नहीं पाए, तो आज मैंने देखा कि गांव जाकर के ही अजीज़ साहब का इंटरव्यू करेंगे। और ये जो जिस हवेली में बैठे हैं उसके बारे में पूछेंगे। ये भी एक ऐतिहासिक हवेली है जिसके बारे में शायद 100 साल पुरानी हो गई शायद मेरे जी, 100 साल से ज़्यादा। तो ये एक बड़ी हवेली है, ये भी ऐतिहासिक हवेली है। तो इन सब के बारे में अजीज़ साहब से हम जानना चाहेंगे। तो अजीज़ साहब, सबसे पहले तो आप 47 से पहले के जो हालात थे, आज़ादी से पहले के, मुल्क तकसीम हो गया, उसके बारे में कुछ बताइए। उसके बारे में तो ऐसा सारी कि उस वक्त स्कूल वगैरह गांव में थे ही नहीं। मैं जब बच्चा था तो यहाँ स्कूल नहीं थे। यहाँ नज़दीक सी चिड़ाव में एक हाई स्कूल था, और कोई मंदिरों में, कोई मदरसों में कोई मामूली पढ़ाई होती थी ज़बानी, और पढ़ाई कोई नहीं। सब यही तो पहले खेती करते और थोड़ा जवान हो के नौकर चले जाते, फौज में जाते। हमारे यहाँ हर घर में जो भी कोई मेडिकल फिट है वो आर्मी में रहा है। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें
जिसका कोई भी शख्स आर्मी में नहीं हो। और उसके बाद मैं पार्टीशन हो गया तो काफ़ी दिन तक तो यहाँ ऐसी बेचैनी रही है कि हमारे यहाँ जो कायम खानी फौज में थे वो उधर पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। तो अब काफ़ी देर तो ये रखा कि भाई आ जाएंगे और फिर उनका दुख में ही ऐसे पड़े थे, कोई काम करते नहीं, कोई मकान नहीं बनाते। बस फिर आस्ता आस्ता ये हो गया कि वो तो आएंगे नहीं भाई, हम यहाँ जैसे भी हैं वैसे जच गए और थोड़ा बहुत पढ़ लिख के वही फौज वाला काम फिर से चालू रखा। आप फौज में भर्ती हो गए और आपके वालिद साहब जिनका जो फ़ोटो पीछे लगा हुआ है रिसालदार इस्माइल खान साहब, तो इनसे कोई किस्सा ऐसा आर्मी का उस वक्त का कोई सुना हुआ हो, जो ख़ास किस्सा कोई आप? इसका ऐसा है कि मेरे फादर जो है वो 3 साल तक आर्मी राइफल शूटिंग कंपटीशन में 3 साल वो लगातार जीते थे। तो उसका जो मेडल है ओ मूर क्रे कप, वो तो 16 लाइट के कलम में है और 10 मेडल के पास है जो इनके यूनिफॉर्म में भी लगी है, वो हमारे पास है। जो ये यूनिफॉर्म सामने जो है इसके ऊपर लगे हुए ये? जी, ये यूनिफॉर्म पर लगे हुए हैं। ये जगह की जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनका उसमें नाम लिखा है और सन लिखी हुई है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ा था इन्होंने? फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये लड़े थे। अच्छा, आपके ख़ानदान के, आपके जो मित्र मंडली के जो आर्मी में अफसर रहे हैं, यहाँ की अपनी आर्मी में और मुल्क तकसीम होने के बाद जो पाकिस्तान की आर्मी में अफसर रहे हैं, ऐसे कोई 2-4 आदमियों के नाम जो याद हों आपको? पाकिस्तान के बताऊँगी आगे, दोनों के अलग अलग बता दो आप। पाकिस्तान में तो बामनवास का था एक मोहम्मद यूसुफ जो चीफ बन गया वहाँ, और मुशर्रफ अगर चीफ सेठ था तो उसका नंबर था, तो मुशर्रफ ने वो वहाँ का सदर भी बन गया और चीफ की पोस्ट नहीं छोड़ी, इसलिए वो चीफ नहीं बन सका। और वहाँ मेजर जनरल तो यहाँ से गए हुए में काफ़ी बने पाकिस्तान में जाके। और अपने यहाँ जो इंडियन आर्मी में जो अफसर बने कोई 2-3 उनका नाम कोई जो पुराने लोगों में? उनमें 3 तो धानत के ये कर्नल शौकत साहब, उनका लड़का नबीर साहब और एक असलम साहब, ये 3 तो धानत ऑफिसर हैं। और ये JCO जो है ये तो कई हैं। और ऐसे ही बामनवास में पाकिस्तान के पहले के तो खैर बहुत थे, लेकिन वो तो सारे चले गए थे। नाम बताओ, एक आध का कोई नाम याद हो आपको? एक आध नाम तो ये है कि तुराब अली खान था सूबेदार, रिसालदार मेजर मुमताज़ अली खान था और रिसालदार मेजर वाहिद अली खान। अफसरों के नाम बता दो। कर्नल हाशिम। अच्छा, अफसर तो कर्नल हासन जो इसके मोहम्मद यूसुफ के वालिद थे वो कर्नल थे, उनका लड़का मोहम्मद यूसुफ फिर जॉइंट चीफ बन गया था। और एक मोहम्मद यासीन जो कर्नल था वहाँ में। अच्छा, ये जो आपकी हवेली है, ये हवेली इसी में आपका जो पैदाइश हुई है, जन्म हुआ, ये कब बनी हुई है, बनाई किसने थी? ये मेरे वालिद रिसालदार इस्माइल खान ने बनाई थी और मेरी पैदाइश इस हवेली के अंदर ही हुई है। आपसे पुरानी है ये हवेली? मेरी से पुरानी है। अच्छा, एक चीज़ और बड़ा दिलचस्प किस्सा उमेद साहब से सुनने को मिलता है, इस हवेली में कोई अंदर कोई चीज़ कोई तोड़ फोड़ तरमीम करते हो तो आपको बड़ा ऐसे होता है कि भाई ये तो मेरी बाप की, ये कि हमारी यादाश्त है इसको। हाँ, अब ऐसा है कि ज़मीन हमारे पास और भी काफ़ी है और ये लड़के जब कोई पुराने मकान उसमें कोई चेंजिंग करते हैं तो मैं यही कहता ये मेरे बाप की बनाई हुई है और तुम अगर चाहते हो तो नए फैसिलिटी या जैसी भी तुम्हारी पसंद हो वैसे और बना लो, लेकिन इनको नहीं फोड़ने दो। ये एक यादाश्त और एक दर्द कि ये मेरे बाप की बनाई हुई है, मेरा जन्म इसी में हुआ है। आपको बनानी है तो ज़मीनें पड़ी हैं और बना सकते हो जैसी भी डिज़ाइन की, लेकिन ये एक मेरी यादाश्त है, इसके अंदर कोई चेंज
नहीं कर सकते, कोई नहीं करने दूंगा। ये एक बड़ी एक यादाश्त और अपने जो ख़ानदान के प्रति, अपने फादर के प्रति कि उनकी एक निशानी है और हाँ मेरा जन्म हुआ है। और ये एक दर्द जो इंसान में होता है उसको समझने के लिए जो भी लोग हैं इसको एपिसोड को जो देख रहे हैं उनको इसको समझना चाहिए कि जो अपने पुरखों की जो यादाश्त हैं, उनकी विरासतें हैं, उन चीज़ों को सजो के रखना, उनको संभालना, ये एक बड़ी बात अपने आप में है। अजीज साहब, जो शीशराम ओला यहाँ से ओला जी एमएलए रहे, मंत्री रहे, केंद्र में रहे, एमपी रहे, उनसे आपके बड़े नज़दीकी ताल्लुक़ थे। वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। आप के वो जो ताल्लुक़ थे, जो मित्र मंडली के थे, कैसे भी थे, बड़े भाई की तरह थे, वो उनके बारे में बताइए। उनका ऐसा है कि अल्ताफ़ साहब मेरा ननिहाल है और मैं बचपन में मेरे ननिहाल में जाता रहता था। स्कूल में प्राइवेटली यहाँ के आगे पढ़ते थे और फिर मैं अल्ताफ़ रह जाता था। और जब अब जैसे ये गुडालियों चलते हैं उस वक्त से मैं ये शीशम, इनका घर शीशम घर मेरे बाबू का पास थे, तो हम एक साथ ही खेलते। और उस वक्त के ज़माने में ये साइकिल मेरे यहाँ मेरे को मेरे फादर ला के दी थी, तो साइकिल का भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि देखो। ये जब आप कितनी साल के थे तब आपके पास साइकिल आपके वालिद साहब ने ला के दी थी, याद हो तो? वो उस वक्त में होगा 8 साल का, यानी 90 साल पुरानी बात है। 90 साल पहले, 95 साल पहले अजीज साहब के पास साइकिल आ गई थी। आप सोच सकते हैं कि कितनी पुरानी बात है। तो अल्लाह में ये कि ज़मीन है कूड़ी बोलते हैं उसको, जो इस कॉलेज के पास है। तो यहाँ सड़क वड़क तो कोई थी नहीं और वहाँ सख्त ज़मीन थी, तो उस पर हमें रोज़ाना वो चलाना सीखते थे। तो ये शीशम और गांव के लड़के धक्के लगाते, मैं चलाता और फिर नंबर से किसी को दूसरे को बैठा के मैं चलवाता। तो उस वक्त से अच्छा एक बात मैं और बतलाऊँ कि मैं शीशा में एक दिन जफ्फी डाले हुए मेरे फादर के आगे से निकले, तो मेरे फादर से बोला ना छोड़ो यहाँ वो कुर्सी डाले बैठे थे, बोला ऐसे जफ्फी डाला हो या कुछ निभाओगे। तो हमने उस वक्त ये प्रण किया था कि हम आखिरी दम तक निभाएंगे। तो उस वक्त से शीशराम को मैंने बड़ा भाई माना, उसने मेरे को छोटा माना और वो जब तक जिंदा रहा उस वक्त तक मैं उसके साथ आया। हर मोड़ पर, हर चीज़ में उसके छाए के नीचे खड़ा रहा। यानी इनके वालिद साहब थे, उन्होंने शीशराम जी को, इनको देखा अजीज साहब को कि एक दूसरे के माथे डाले चल रहे थे और उन्होंने जो एक तरह के सबक के तौर पे जो बात कही कि इसको निभाओ भी क्या, उसको पूरी ज़िंदगी दोनों ने निभाया भी। शीशराम जी केंद्रीय मंत्री बन गए, उसके बावजूद इतने बड़े ओहदे पे पहुंचने के बाद इस हवेली में आते थे, यहाँ बैठते थे, यहाँ इनकी बातें होती थी और वो रिश्ता आखिरी दम तक शीशराम जी ने भी निभाया। और अजीज साहब अभी इस दुनिया में हैं, शीशराम जी इस दुनिया से चले गए हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए ख़ास तौर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि लोगों को अपने रिश्ते निभाने के लिए, वो चाहे दूसरी कौमों के हों, दूसरी मज़हब के हों, दूसरे इलाके के हों, जो दिली ताल्लुक़ होते हैं गांव के, गली के, स्कूल के, कॉलेज के, उसको निभाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने साथ भी, अपनी नस्लों के साथ भी, पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ। अजीज साहब, जो स्कूलें अंग्रेज़ों के टाइम खुली थी, ख़ास तौर से कायम खानियों के गाँव में, वो कितनी स्कूल थी, कौन कौन से गाँव में खुली थी? वो स्कूल थी एक तो नुआ, एक भीमसर और एक डानिया, 3 तो कायम खानियों के गाँव में थी और एक स्कूल जट्टों गाँव में थी। इसके साथ ये 4 स्कूल खुली थी। वो दूसरा चौथा गांव कौन सा था? गरडाना, जट्टों गाँव था गरडाना। अच्छा, आप गिरानिया वाली स्कूल में पढ़े थे शुरू में? नहीं, बस तो मैं तो प्राइवेट पढ़ता था, ये तो बाद में हुई, स्कूल तो बाद में खुली है। आपके पढ़ाई के बाद में खुली है? हाँ, बाद में खुली, ये स्कूल तो बाद में खुली है। अच्छा, आपके साथ जो पढ़े हुए हैं वो कोई 2-4 ऐसे आदमी जिनके नाम या आपको याद हों, जो साथ पढ़े थे, आप खेले थे, जो आपके साथ पढ़े हुए हैं उनके? मेरे साथ पढ़े थे उस वक्त ये पाकिस्तान में जाके बशीर, जो वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल बने। हाँ, मेजर जनरल बशीर वो थे और
कुछ दिन ये शीशा भी यहीं पड़ा था और मैं था, मेरे मामा का लड़का नूर मोहम्मद था, वो पाकिस्तान चले गया या मर गए कोई, मेरे साथ पढ़े पढ़ाने गए कौन आता था? हैं। पढ़ाने के लिए कौन आता पढ़ाने था? के लिए था हजारी लाल मास्टर, वो कौन से गांव के थे हजारी लाल जी? गाँव के सर बाद में MLA बने वो। हजारी लाल जी MLA बने और उन्होंने आपको पढ़ाया है। वो हजारी लाल जी जो राष्ट्रदूत अखबार के मालिक थे वो तो नहीं थे कभी? ना, वो तो कॉलेज में थे, टीचर थे वैसे तो, लेकिन कॉलेज में टीचर थे वो, प्रोफेसर थे कॉलेज में? प्रोफेसर थे। चेयरमैन भी रहे हैं नहीं, चेयरमैन क्यों, MLA रहे हो तो ये अजीज साहब से, और हम इस एपिसोड को बनाने के बाद और भी एपिसोड इसके पार्ट 2 पार्ट 3 बनाएंगे इस इलाके के गाँवों में। अब ये गांव गिडानिया है, हम झांझोत गांव भी गए हैं, अरडावता है, बामनवास है, इन गांवों की और भी हिस्ट्री के बारे में, और यहाँ की आर्मी की हिस्ट्री है, यहाँ की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, यहाँ का जो कौमी हिस्ट्री है, इसके बारे में हम अलग अलग एपिसोड, यहाँ की धरोहर हैं उसके ऊपर बनाएंगे अलग अलग पार्ट 2 पार्ट 3। ये पहला एपिसोड है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो और जोड़े इसमें जी बीच में, ये जो स्कूल थी उस टाइम में स्कूल नहीं थे, हमारे दादाजी ने ये गिडानी की स्कूल शुरू करवाई थी, जो कि पुराने आदमी थे उस टाइम में, उनके एजुकेशन का इतना महत्व देते थे वो कि उन्होंने गिडानिया के अंदर स्कूल करवाई और अपने नोरे के अंदर, जो ये नोरा आपको दिखाया उसी के अंदर स्कूल लगी थी। और ये गिडानिया की जो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल थी वो उन्हीं की खुलवाई हुई स्कूल थी। कर्नल शौकत साहब, बहुत कुछ अजीज साहब ने बताया है, और आपके ससुर साहब हैं, आपने भी मेरे ख्याल में 70 क्रॉस कर लिया है, और आप भी एक हिस्ट्री हैं, और आर्मी से मुताल्लिक हो चाहे एजुकेशन से मुताल्लिक हो, क्योंकि आर्मी भी आप एजुकेशन के अंदर ही रहे हैं और फिर बिट्स कैंपस के अंदर। तो आप इस इलाके के बारे में बताइए सबसे पहले, तो जो चीज़ अजीज साहब से छूट गई हो और आपको याद हो। जी, मैं सबसे पहले तो थार न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक अनछुए पहलू को, ख़ास तौर से इस एरिया के जो कण कण में बहादुरी और न जाने कितनी ऐसी कहानियाँ, अनदेखी कहानियाँ हैं, जिसको आज यहाँ आपने आके शुरू किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये एरिया शेखावाटी के पूर्व दिशा में स्थित है, और ख़ास तौर से जो चिड़ावा के आसपास के जो गांव हैं ये ज़्यादा दूसरे इलाकों से ज़्यादा प्रोस्पर थे। इसकी वजह ये थी कि यहाँ की ज़मीन अच्छी थी, उपजाऊ थी, और इसके अलावा हर घर से, वो चाहे किसी भी जाति या धर्म से हो, ज़्यादातर लोग फ़ौज में ज्वाइन करते थे। लिहाजा उस ज़माने में फ़ौज की नौकरी को सिर्फ नौकरी के नज़रिए से ही नहीं, बल्कि लोग, एक पैशन है यहाँ के लोगों में। आज भी जितने भी शहीद हुए हैं उसमें आपको मालूम है कि शेखावाटी का जो क्या कंट्रीब्यूशन है। लिहाजा इस एरिया को कायम खानियों का जहाँ तक सवाल है, जो एक योद्धा कौम है, मुझे फ़ख्र है कि मैं उस कौम से मेरा ताल्लुक़ है, और दूसरे इलाकों के बनिस्बत यहाँ एजुकेशन ज़्यादा थी, लोगों में प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा थी, और ज़्यादातर लोग 1947 से पहले ये इस एरिया में सबसे पहले कमीशन ऑफिसर अगर बने तो कायम खानी कौम के लोग बने, जिसमें अकेले बामनवास से 1947 से पहले मेरी नॉलेज के मुताबिक 4 ऑफिसर्स थे। और मैं नहीं समझता, मुझे जानकारी नहीं है, या तो मेरी नॉलेज के मुताबिक कि इतने ऑफिसर और किसी गांव में यहाँ से लेके दूर दूर तक थे, मेरे ख्याल से नहीं थे। दूसरी बात यह है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसमें बहुत सारी कैजुअल्टीज़ हुई, लाखों लोग शहीद हुए, और दुनिया का पहला महायुद्ध था वो, उसमें अकेले एकमात्र गांव के एक युद्ध में झांझोत गांव के 10 लोग शहीद हुए, और इससे अगर एक नंबर ज़्यादा है तो वो बामनवास है, जिस बामनवास के 11 लोग शहीद हुए।
ये उदाहरण शायद ही आपको दूसरा किसी गांव से मिले। तो यहाँ के योद्धा, यहाँ का फ़ौज के प्रति जो लगाव है, अपने वतन के प्रति जो वफादारी है, जो बहादुरी है, यहाँ अद्वितीय है। अच्छा, ये जो आपके चारों पांचों गांव हैं, अंदाजे के मुताबिक सब में मिला के प्रेजेंट में कितने एक रिटायर फौजी हैं, कितने एक वर्तमान में ऑन ड्यूटी हैं, चाहे किसी भी ओहदे पे हों? देखिए, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊँगा, अंदाजे के मुताबिक। हाँ, लेकिन एक चीज़ बता सकता हूँ मैं कि इन गाँवों में जितने लोग सर्विस में हैं उसके 90% से ज़्यादा लोग फौज में हैं। जितने लोग सर्विस में, चाहे पुलिस में हो, चाहे सिविल सर्विसेज में हो, चाहे दूसरे किसी सर्विसेज में हो, चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, लेकिन 90% लोग जो सर्विस में है वो फौज में है। अच्छा, अपनी जो एपिसोड शुरू करने से पहले बात हो रही थी आपके ख़ानदान के बारे में, आप कुछ लड़ाइयों के बारे में बता रहे थे कि फलां जगह से फलां शिफ्ट हुए, यहाँ इस इलाके में आबाद हुए, खेतरी रियासत थी, उसके मातहत ये गांव थे। तो वो जो आपका जो ख़ानदानी हिस्ट्री है कि आप ये जो फोर फादर हैं, इसमें जो गांव बसाया था, इनको जागीरें मिली थी, उनके बारे में बताइए थोड़ा। जी, यहाँ पर हमारे बाबा कौम नवाब कायम खां के इंतकाल के बाद उनके जो प्रिंस थे, उनके जो राजकुमार थे, वहाँ की परिस्थितियों के मुताबिक हिसार जो हमारी राजधानी थी वहाँ से शिफ्ट हुए और झुंझुनू और नागौर विशेष तौर पर और सीकर, इन इलाकों में शिफ्ट हुए। उन शिफ्ट करने वालों में सबसे पहले जो झुंझुनू की स्थापना करने वाले नवाब मोहम्मद खां जी झुंझुनू के नवाब बने और ताज खां जी फतेहपुर के बने। बाकी जयंती खां और जबरती खां की जो औलाद है वो भी, जयंती खां की औलाद नागौर में थी और जबरती खां की केड जो राजधानी थी, केड के अंदर उनकी जागीर थी। ये सिलसिला चलता रहा 350 पौने 400 साल तक। कायम खानियों ने इस खित्ते के ऊपर शासन किया और बहुत शानदार शासन किया। वाणिज्य और व्यापार की तरक्की हुई, उन्नति हुई। उसके बाद हमारे झुंझुनू के आखिरी नवाब रोहिले खां, जिनके कोई संतान नहीं थी, और उनकी जो एक रानी थी वो राजपूत थी और सादुल सिंह जी उनकी के रिश्ते में थे, यानी उनकी रानी की भतीजी से उनकी शादी हुई थी। और वो बड़े पराक्रमी भी थे, योद्धा भी थे, लिहाजा दरबार में उनका धीरे धीरे प्रभाव बढ़ता गया। और चूँकि कोई संतान थी नहीं, लिहाजा जो उनके सेनापति थे रोहिले खां जी के, वो थे नवाब अमानुल्लाह खां बड़वासी। उनके साथ अनबन हुई सादुल सिंह जी की और अंत में एक युद्ध में नवाब अमानुल्लाह खां शहीद हुए, जिसको डोमरा का युद्ध कहा जाता है। जब नवाब अमानुल्लाह खां शहीद हो गए तो उनके भाई सादुल्लाह खां जो है, उन्होंने सारे परिवार को लेकर के और बचे खुचे जो सैनिक थे उनको लेकर के राजस्थान छोड़ करके फ़र्रुखनगर चले गए। फ़र्रुखनगर में उन्होंने फिर अपनी सेना को एकत्रित किया और एकत्रित करके फिर दोबारा अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए सादुल सिंह जी से और जराव सिंह जी से युद्ध करने के लिए वापस आए। मांडन का मशहूर युद्ध उसी का परिणाम था और इस युद्ध में भी नवाब साहब यानी हमारे दादाजी जो थे वो शहीद हुए और वो उसमें परास्त हुए। लेकिन एक बड़ी मार्मिक बात है और बड़ी जो सोचनीय और अच्छी बात यह है कि राजपूत राजाओं ने भी वहाँ पर एक अपना बड़प्पन का सबूत दिया कि नहीं, ये हमारे भाई हैं, युद्ध होना न होना, युद्ध में राजा होना न होना अलग बात है। लिहाजा उन्होंने उनको 3 गांव दिए कि अपने गुजर बसर के लिए इनको 3 गांव दे दिए जाएं, नहीं तो ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और अमन शांति नहीं रहेगी। तो झांझोत, बामणवास और ढाढोत, ये 3 गांव दिए गए जहाँ पर गुजर बसर के लिए। और उस झांझोत गांव में 3 दादाओं की औलाद है, उनमें से जो बसाने वाले हैं नवाब साहब के जो लड़के हैं, नवाबी तो ख़त्म हो गई थी, उनको एक गाँव दिया गया, सजवार खां, सालत खां और शाहबदी खान। 3 दादाओं की औलाद मेरे गांव में है, जिनमें मैं शहीद सजवार खां का पोता पड़पोता कैसे उनकी पीढ़ी में हूँ। शहीद सजवार खां जी
1803 के मराठा युद्ध में शहीद हुए थे और उसके बाद उनके लड़के सदर खां भी जो है शहीद हुए। ये शहादत का सिलसिला मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे ख़ानदान में आगे तक जितने युद्ध हुए हैं उन युद्धों में हर जगह कोई न कोई आदमी शहीद हुआ है और ये इस कौम की परंपरा रही है कि अपने वतन के लिए अपनी जान को देने के लिए सबसे आगे होते हैं, वॉलेंटियर होते हैं। अच्छा, आपने इसके बारे में बताया, लेकिन जो जैसा अजीत साहब ने जो मुल्क तकसीम हुआ 47 में उसका जो दर्द बताया, तो आप भी 47 के आसपास ही पैदाइश होगी शायद आपकी, तो वो दर्द आपने कहाँ तक महसूस किया कि भाई ख़ानदान तकसीम हो गए, मुल्क तकसीम हो गया, जो अगर एक ही इलाके में रहते यानी मुल्क तकसीम नहीं होता तो आज मुल्क कितना ताकतवर होता और आपका ख़ानदान कितना ताकतवर होता, लोग बड़े बड़े ओहदों पे जो उस एरिए में रहे वो आज यहाँ होते। तो वो दर्द जो एक आप, या अगर अपन कल्पना की दुनिया में जाएँ कि अगर मुल्क तकसीम नहीं होता तो इस इलाके का हाल कैसा अच्छा होता। देखिए, इससे बड़ी कोई ट्रेजेडी हुई नहीं। मेरा मानना ये है कि हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी इस मुल्क के साथ, इंडिया के साथ जो हुई है वो इस देश का बंटवारा हुआ है। और ये मेरा दर्द नहीं है बल्कि आम भारतीय का है कि ये अगर मुल्क तकसीम न होता तो ये, पहली बात तो ये कि मुल्क दुनिया का नंबर 1 मुल्क होता बहुत पहले। दूसरी बात, अगर आप हमारी अपनी बात करें और व्यक्तिगत बात करें या अपने रिश्तेदारों की बात करें तो हमने तो इसके दर्द को महसूस बहुत नज़दीक से किया है। हमारे सारे रिश्तेदार, क्योंकि आर्मी का पार्टीशन हुआ तो जो हमारे अपने थे और फौज में थे उनको पाकिस्तान जाना पड़ा और उसके बाद उनके परिवारों को भी 2-3 साल के बाद शिफ्ट होना पड़ा। तो हमारी जो ताकत थी, हमारे जो रिश्ते थे, उनके बिना हमें ये लगा जैसे बिल्कुल दुनिया में कुछ रहा नहीं। देश का बंटवारा हो गया, रिश्तेदार चले गए और जो एक उभरती हुई हमारी ताकत थी वो वहीं रुक गई। तो इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी की कोई बात ही नहीं है कि भारत का विभाजन एक बहुत बड़ी भूल थी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की, मान लीजिए, या फिर विधाता का कोई संयोग था ये कि ऐसा हुआ, लेकिन ये जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से रहे हैं आर्मी में भी और उसके बाद में बिरला एजुकेशन ट्रस्ट में आपने लंबी सर्विस दी अपनी रिटायर होने के बाद। ख़ासतौर से नई जनरेशन है, आज के जो 20, 22, 25 साल के बच्चे बच्ची हैं, सोशल मीडिया का दौर है, दिन रात सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, इंटेलिजेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन उनकी एनर्जी जो वेस्ट हो रही है एक तरह की, उनको क्या करना चाहिए इस कंपटीशन के दौर में, चाहे वो किसी भी सेक्टर में जाएं, उनके लिए ख़ास तौर से, क्योंकि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हों, हो सकता है कि गुरु के नाते कोई बच्चे के समझ में आए, उस बात को मान ले। पूरी दुनिया का इतिहास अगर उठा के देखें, जब से मानव सभ्यता शुरू हुई है तब से लेके आज तक वही कौमें, वही समाज, वही मुल्क दुनिया में तरक्की लोगों ने की है जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित हैं। आज तक कहीं का भी इतिहास उठा के देख लीजिए कि जो देश शिक्षा को जिन्होंने नंबर 1 पे रखा, उन लोगों ने हमेशा पूरी दुनिया पे राज किया है। आदमी का यहाँ एजुकेशन को संकीर्ण भाषा में नहीं लिया जाए, संकीर्ण अर्थों में नहीं लिया जाए। डिग्री हासिल करना ही मात्र एजुकेशन नहीं है। अगर शिक्षा को, इसका जो संपूर्ण ओवरऑल इसके जो इम्पैक्ट है उसके नज़रिए से देखा जाए तो आज अगर हम तुलना करते हैं, जैसे अभी सरपंच साहब बता रहे थे कि उनको हजारी लाल जी जो भूतपूर्व एमएलए थे वो पढ़ाने के लिए चिड़ावा से पैदल यहाँ तक आते थे। अब ये सोचिए कि इन लोगों के ज़माने में कितनी लगन थी कि उनको बेसिक अक्षर ज्ञान के लिए भी इतनी दूर से पढ़ाने की उस व्यक्ति में इतनी क्षमता थी, आते थे और ये लोग इकट्ठे होकर के उनके पास पढ़ते थे। न साधन थे, न स्कूल थे, न टेक्नोलॉजी थी, लेकिन बावजूद उसके विद्या के प्रति इनका लगाव था। आज जो परिवर्तन हुआ वो ये हुआ कि टेक्नोलॉजी में तो हम एडवांस हो गए, हमारे पास साधन भी सारे आ गए, माली हालत भी हमारी अच्छी हो गई,
ज्ञान देने वाले भी खूब लोग हैं, लेकिन अमली तौर पर हम एजुकेशन के प्रति उदासीन हैं। और विशेष तौर से नई जनरेशन जो आज भटक चुकी है, सारे दिन जो मीडिया है या ये जो बीमारी है मोबाइल, इस मोबाइल के पीछे रात को 12-12, 2-2 बजे तक, जब मैं बिरला एजुकेशन ट्रस्ट में था, हमने पाबंदी लगाई थी कि कोई भी बच्चा मोबाइल नहीं रखेगा। हालांकि इसमें कई प्रश्न आते थे कि भाई, कई लोगों की शिकायतें आती थी कि भाई बिना मोबाइल के अगर किसी आदमी को ऑनलाइन कुछ देखना है, क्या देखेगा। उसका सोल्यूशन हमने ढूंढा, उसका तरीका ढूंढा, लेकिन बच्चों को इससे बिल्कुल दूर। अगर आपको बच्चों को सही एजुकेशन देनी है तो आप कम से कम 15 साल की उम्र तक किसी बच्चे को मोबाइल नहीं दीजिए, कम से कम। तभी हमारे बच्चे, देखिए, बच्चों के ऊपर मस्तिष्क पे वो प्रभाव पड़ता है जो वो देखता है, इमिटेट करता है। वो किसी चीज़ को देखता है उसी तरह से करता है, तो जो वो देखेगा वही करेगा। अब उसको जो आप ये परोस रहा है मीडिया, वो ऐसी बातें परोस रहा है जो उसके विकास में कहीं भी सहायक नहीं है, जो उसके लिए आवश्यक ही नहीं है। वो ऐसी चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाता है जो उसके विनाश का कारण बनती है। तो सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करूँगा, मैं अगर मेरे को पेरेंट्स सुन रहे हैं, अपने छोटे बच्चों को मोबाइल दीजिए मत, उनको कतई तौर पे मत दीजिए कि मोबाइल बोलें। जहाँ तक उनकी पढ़ाई का सवाल है, कंप्यूटर का सवाल है, उसके ऊपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उस पर ऑनलाइन जो देखना चाहिए वो देखें, लेकिन मोबाइल नहीं। रही बात एजुकेशन के महत्व की, तो वो मैं नहीं समझता कि सारी जो जनता आज है, भारत आज विश्व की शक्ति बनने जा रहा है, सब लोग इस बात को समझते हैं कि एजुकेशन का क्या महत्व है। लेकिन एक बार मैं फिर ये कहूँगा कि अगर एजुकेशन नहीं हासिल करोगे, और जो मुल्क एजुकेशन में पीछे पिछड़ जाएगा वो दूसरों का गुलाम हो जाएगा। जो मुल्क एजुकेशन में, यानी जो कौम हो या मुल्क, जो अगर एजुकेशन में पिछड़ जाएगा तो एक तरह का गुलाम प्रवृत्ति का बन जाएगा। वो तरक्की नहीं कर पाएगा, वो खुल के बोल नहीं पाएगा। ये ख़ानदानों की भी हालत होती है, गाँवों की भी, इलाके की भी, कौमों की भी, मुल्क की भी, क्योंकि हर चीज़ है वो नीचे से उठ करके ऊपर जाती है। तो इस एपिसोड में एंड में जो सोशल मीडिया और न्यू जनरेशन पे, और शुरू में जो 100 साल पहले के जो घटनाक्रम है फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर के, वो सारी चीज़ें इसमें बताने की कोशिश की हैं। जी जी जी। मैं पाकिस्तान मेरे रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाता आता रहा हूँ, तो वहाँ भी हिंदू भी है। तो हिंदुओं ने मेरे सवाल किया कि सरपंच साहब, आपके यहाँ हिंदू मुसलमान का सवाल कैसा है, मोहब्बत कैसी है। तो मैं बोला, भाई ये मेरे को पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये समझो कि हमारे मुसलमानों के 700 वोट है और हिंदुओं के यहाँ 250। मैं सरपंच हूँ, तो अब इसी से अंदाज़ा लगा लो कि हमारा आपस में मोहब्बत प्यार की तरह है। कि जब सरपंच थे उस दौर में इस ग्राम पंचायत में मुस्लिम वोट 600 और गैर मुस्लिम यानी हिंदू वोट 2800, और 2800 वोटों के सहयोग से, क्यों 600 वोटों वाले तो सरपंच नहीं बन सकते, 2800 वोटों के सहयोग से सरपंच बने। और जब पाकिस्तान अपने रिश्तेदारों से मिलने गए तो सवाल हुआ यहाँ की मोहब्बत का, तो क्या कि मोहब्बत वो है कि 600 वोटों वाला सरपंच कैसे बन सकता है। यानी सरपंच मुझे बनाया है तो किन्होंने बनाया है, वो जाहिर सी बात है हिंदू वोटर ने बनाया है। तो ये जो एक कौमों का, इलाकों का और चाहे धर्मों का, अलग अलग मजहब हैं, अलग अलग सोच हैं, उनको मिलाने का, और क्योंकि आदमी सबसे पहले इंसान है, उसके बाद में सब कुछ है। अगर वो इंसान को इंसान ही नहीं मान पाएगा तो फिर उसकी जाति, उसका धर्म, उसका इलाका है, उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करना, उसके ऊपर ज़्यादा लड़ाई करना कोई मायने नहीं रखता है। तो वही चीज़ें जो अजीज़ साहब ने अपने पुरखों से सीखी हैं उसको बयान किया है, और इसको अलग अलग एपिसोड में, ये एक पार्ट फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड जो पार्ट इस इलाके के अलग अलग गाँवों की, यहाँ की धरोहर हैं, उसका हम इंशाल्लाह और बनाएंगे, जो आप देखते रहिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।